स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। सालों तक दुनिया के एक्सपर्ट्स ये बोलते रहे चाइना जो है वो एशिया की सुपर पावर है। क्यों? क्योंकि उनके पास सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी है, उनके पास बहुत बड़ी आर्मी है। लेकिन आज भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया। किस चीज में छोड़ दिया? पॉपुलेशन में नहीं पीछे छोड़ा, इकोनॉमी में पीछे नहीं छोड़ा, लेकिन एक सुपर पावर एयर पावर में इंडियन एयरफोर्स की रैंक जो है वो चाइना को सरपास करके थर्ड हो गई है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडियन एयरफोर्स की, क्योंकि मॉडर्न एयरफोर्स और मॉडर्न एयर वॉरफेयर जो हो रहा है उसमें ड्रोन्स एंड स्काई पावर का बहुत बड़ा डोमिनेंस है, मोर देन आर्मी। तो भले चाइना के पास एक बड़ी आर्मी है और इंडियन एयरफोर्स कैसे चाइना के एयरफोर्स पे भारी पड़ती है, हम इस बात को समझते हैं। नाउ द ईगल हैज टेकन ऑफ, और अब हमारा जो इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, एयर डिफेंस का इकोसिस्टम, वो बहुत पावरफुल इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। इसीलिए इसको सराहते हुए डिस्पाइट द कैपेबिलिटीज ऑफ चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स को ऊपर रखा गया है। जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, उन्होंने कहा है 2025 में रिपोर्ट हुई ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग्स, उन्होंने कहा है कि इंडिया हैज सरपास चाइना टू बिकम द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एरियल पावर, थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एरियल पावर ग्लोबली। तो ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं चाइना को भी बहुत परेशान कर रही है। एंड इस रिपोर्ट के हम अंदर जाते हैं कि ऐसा इंडियन एयरफोर्स ने क्या क्या अचीव किया हुआ है, क्या ओवरऑल हुआ है, क्या डेवलपमेंट्स हुए, कहां मॉडर्नाइजेशन हुई है, किस तरीके से हमने एक इकोसिस्टम बिल्ड कर लिया जो चाइना से भी ज्यादा पावरफुल है, चाइना से भी ज्यादा बैटल रेडी है, वॉर रेडी है। सो इसको समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए टोटल वैल्यू रेटिंग, इसको कहते हैं TVR, टोटल वैल्यू रेटिंग। ये रेटिंग क्या होती है समझना पड़ेगा, इसके आधार पर उन्होंने वैल्यूज दी हैं। टोटल वैल्यू रेटिंग सिर्फ नंबर ऑफ एरोप्लेन काउंट नहीं करता है, वो हर एक फैक्टर को काउंट करता है अपने अंदर, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स को 242.9 रेटिंग मिलती है, टोटल वैल्यू रेटिंग। रशियन एयरफोर्स को 114.9 रेटिंग मिलती है, इंडियन एयरफोर्स को 69.4 रेटिंग मिलती है, और वहीं पर चाइनीज एयरफोर्स को 63.8 की रेटिंग मिलती है। तो इंडिया यहां पर सरपास करता है। इट्स अ वेरी गुड न्यूज। और हमने भारत में न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स को मजबूत किया है, बल्कि इंडिया में अब डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग, इंडिगनाइजेशन ऑफ डिफेंस भी शुरू हो गया है। हमने रफाल्स लिए, लेकिन अब 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भारत खुद बनाएगा, भारत ने यह भी तय किया है। पहली बार ऐसा होता है इतिहास में, आपको देखने को मिलेगा, इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इज ऑफिशियली रैंक्ड अहेड ऑफ चाइना। पहली बार हम चाइना के आगे जाते हैं, जबकि मैं आपको चाइना से कंपेयर करके बताऊं, चाइना के पास भारत से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं। चाइनाज एयरफोर्स हैज 3733 एयरक्राफ्ट्स, बहुत ज्यादा है। और इंडियन आर्मी के पास, इंडियन एयरफोर्स के पास, पार्डन मी, अराउंड 1716 एयरक्राफ्ट्स हैं। तो डबल से भी ज्यादा है फ्लीट। एक ऐसा देश जिसके पास आधी फ्लीट है और उसकी रैंकिंग बेटर कैसे हो सकती है, कैसे क्वांटिटी को एक क्वालिटी बीट करती है, वो भारत ने यहां पर एक एग्जांपल सेट किया है। बिकॉज दिस इजंट जस्ट अबाउट साइज, ये है कैपेबिलिटी, वॉर रेडीनेस, ट्रेनिंग, कॉम्बैट रेडीनेस, एक बैलेंस, आपका एयरफोर्स कितना बैलेंस्ड है और बैटल रेडी कितना है। इसके लिए इसको हम समझते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन पावर एंड नंबर्स, किस बेसिस पे ये टोटल वैल्यू रेटिंग कैलकुलेट की जाती है? एक ये कॉम्प्लेक्स मेजर है जहां पर वो कुछ फैक्टर्स को देखते हैं। उन फैक्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये हैं कि किस प्रकार से एयरक्राफ्ट्स की क्वालिटी को इनहैंस किया जा रहा है, एयरक्राफ्ट कितने बेटर क्वालिटी के हो पा रहे हैं, उनका मेंटेनेंस कैसे हो पा रहा है, उनका मॉडर्नाइजेशन लेवल क्या है, कितनी रैपिडली आप मॉडर्नाइज कर पा रहे हैं अपने इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एयरक्राफ्ट की इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज नहीं है, उसके ग्राउंड स्टेशन के साथ क्या नेटवर्क्स हैं, वो सर्विलेंस एंड रिकॉग्निसेंस करने में कितना कैपेबल है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज क्या है, और द ट्रेनिंग ऑफ द पायलट्स कि वो उसको चला पाने में कितने सक्षम हैं, कितना प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक कर सकते हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट द डॉग फाइट इन अ बैटल, दिस इज मोर अबाउट कि आप अपने टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ अटैक करके वापस आ पाते हो। ठीक है, तो हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग कैसी है, ट्रेनिंग का एग्जाम्पल, उदाहरण बहुत बार हमारे पायलट्स ने सेट किया है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। लॉजिस्टिक्स कैसा है आपका, तो जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं वो
कहीं ना कहीं सिर्फ डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए बाहर के देशों पे, तो इंडिया ने इस पे बहुत काम किया है। हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अब भारत में आ रही है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के। ऑटोमेटिक रूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओपन किया है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द डिफेंस सेक्टर, अलाउइंग प्राइवेट सेक्टर टू सेट अप देयर ओन फैक्ट्रीज। हमने डिफेंस कॉरिडोर्स बनाए हैं 2 अलग अलग स्टेट में, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है हमारे डिफेंस की। एंड मिशन रेडीनेस, मिशन रेडीनेस का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी स्क्रैम्बलिंग होती है या फिर वॉर की शुरुआत होती है, तो हमारे जेट्स कितने कैपेबल है, हमारे फाइटर पायलट्स कितने कैपेबल हैं तुरंत रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो इंडियन एयरफोर्स एक कंप्लीट इकोसिस्टम बन के निकलता है। उस कंप्लीट इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और फ्यूचर में भी इंडियन एयरफोर्स किस दिशा में जा रहा है हम वो भी समझते हैं। India's air power is not just focused on dog fighting, it's built for multi-role warfare, यानी कि डेजर्ट्स पे भी कैपेबल हैं, वो ओवर द सीज भी कैपेबल हैं, और लद्दाख की हाइट्स पे भी कैपेबल हैं वॉर के लिए। डिजास्टर रिस्पॉन्स, लॉजिस्टिक्स, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स वो भी कर सकते हैं, इवन स्पेस इनेबल्ड ऑपरेशंस, तो ये स्पेस इनेबल्ड ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जब हम चाइना से कंपेयर करते हैं तो चाइना पीछे रह जाता है, क्योंकि भारत की ये कैपेबिलिटीज चाइना से बहुत आगे हैं। तो ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन होता कैसे है भारत में? ये रिवॉल्यूशन अचानक से तो नहीं होता है। अगर हम एक दशक पहले जाएं या 15 साल पहले जाएं तो 2010 में आप देखेंगे भारत के पास क्या था, क्या कर रहे थे हम। इंडिया वॉज फ्लाइंग MiG-21, जिसको हम कहते हैं फ्लाइंग कॉफिन्स। फ्लाइंग कॉफिन्स का हम प्रयोग कर रहे थे, जिनके बहुत बार एक्सीडेंट्स होते हुए हमको दिखे। इंडियाज लास्ट MiG-21 स्क्वाड्रन को हमने रिटायर भी कर दिया, लेकिन क्या उसको रिप्लेस करता है, और वहां पर इंडिया की मॉडर्नाइजेशन एक अलग लेवल पर पहुंच जाती है। आज की बात करूं मैं, 2025 की बात करूं आपसे, तो क्या स्टेटस है इंडियन एयरफोर्स का? 36 रफेल जेट्स हैं हमारे पास, तो मोस्ट एडवांस्ड 4.5 जनरेशन, 5th जनरेशन भी हम बना रहे हैं और खुद से बना रहे हैं। 4.5 जनरेशन फाइटर्स इन एशिया, सबसे डोमिनेंट एयरक्राफ्ट्स हैं। सुखोई 30 MKIs 270 से ज्यादा हैं, और ये एयर डोमिनेंस वर्क हॉर्स है इंडिया का। तेजस, LCA तेजस, जो कि इंडिया ने मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, एंड दैट मेड इंडिया प्राउड ऑल्सो। इंडिया इसको एक्सपोर्ट भी करेगा, होम ग्रोन टेक्नोलॉजी है यहां पर। नेत्रा अर्ली, आपको एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स चाहिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो रडार्स के थ्रू मिल रही है हमको, हम उसको किस तरीके से सिमुलेट करते हैं और प्रोसेस करते हैं, ताकि हम अपने दुश्मन की कोई भी एक्टिविटीज हो उस पर नजर रख सकें। तो ये सिस्टम इंडिया ने इजराइल के फाल्कन के साथ भी डेवलप किया है, आप देख सकते हैं यहां पर। तो मल्टी कैपेसिटीज है कि हम बहुत सारी इनकमिंग मिसाइल्स को किस तरीके से डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। फाल्कन जेट जो है वो सर्विलेंस के काम आता है बहुत ज्यादा, P8 साइडन 8 नाम से कहते हैं हम इसको। तो इंडियन एयरफोर्स न सिर्फ मॉडर्नाइज हो रही है, बल्कि बहुत हद तक लीथल होती जा रही है। उसकी कैपेबिलिटीज बहुत डेंजरस हैं, और इंडिया सेल्फ रिलायंट होता जा रहा है। सिर्फ इंपोर्ट पे या किसी और देश पे डिपेंडेंट नहीं है। रशिया ने हमारी बहुत हेल्प की टेक्नोलॉजी में, अब इंडिया खुद ये टेक्नोलॉजीज बनाना चाहता है। ये हमारा अभी प्रेजेंट डे का वो है। प्लस इंडिया 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट 2032 तक बना भी देगा, उसका फर्स्ट प्रोटोटाइप। इसके साथ साथ ये जो हमने अभी बताया कि कितनी सारी चीजें इंडिया के पास, उसके साथ साथ क्या है? ट्रेनिंग है एंड ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है। कॉम्बैट एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है जिसको चाइना चाह के भी इंडिया से ज्यादा नहीं ले सकता है। पॉइंट इज 1965, 1970, 1999 कारगिल के जो वॉर हुए थे, बालाकोट स्ट्राइक हुई, वहां पर भारतीय पायलट्स ने अपना दिखाया कि कैपेबिलिटी क्या होती है इंडियन एयरफोर्स की। बालाकोट स्ट्राइक 2019 वाज अ टर्निंग पॉइंट, क्योंकि वहां पे इंडियन जेट्स गए डीप इनटू पाकिस्तान एयरबेस। हम पाकिस्तान के एयर स्पेस में गए जहां पे उनके पास रडार्स भी हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है पता करने की, बट फिर भी हम उस पाकिस्तान के अंदर जा करके स्ट्रक द टारगेट्स, जो टारगेट्स थे हमारे, एंड रिटर्न्ड होम सेफली डिस्पाइट एनिमी रडार्स, और उनके पास F-16 यूएस के भी थे। उसके बावजूद हम स्ट्राइक करके आते हैं। ये पायलट्स की ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज प्रूव करती है। तो कारगिल, बालाकोट स्ट्राइक, और अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने देखा कि हमने कैसे उनके पाकिस्तान के चाइनीज मेड ड्रोन्स को लैंड तक नहीं करने दिया, ऊपर ही ऊपर हवा में मार के गिरा दिया। सो इंडिया ने पहलगाम अटैक का भी जवाब ऑपरेशन सिंदूर में कितना अच्छे से दिया, आप सबने देखा। और वहीं पर चाइना जो है, डिस्पाइट अ मैसिव फ्लीट,
बहुत ज्यादा प्लेन्स हैं उनके पास, बिल्कुल हैं, लेकिन उनके पास एक रियल एयर वॉर का एक्सपीरियंस 1950 जब कोरियन वॉर का टाइम था उसके बाद से है ही नहीं, जीरो एक्सपीरियंस. So this matters a lot because combat experience refines not just the tactics of the war. Air warfare की tactics अलग हैं, but the culture. तो क्या उनके पायलट्स के पास वो ट्रेनिंग है, वो एक्सपीरियंस है? वो लैक करता है. इसीलिए एक बैलेंस्ड एयरफोर्स को उन्होंने रैंकिंग दी है. ये है पावर ऑफ बैलेंस ऑफ इंडियन एयरफोर्स. तो 21st सेंचुरी का एक अच्छा सा एयर नेटवर्क इंडिया ने बना दिया जहां पे एक एरोप्लेन नहीं है, एक नोड की तरह है जो इंटरकनेक्टेड है पूरे स्काईज में. हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं एक्सटेंडेड मिशंस के लिए जब मिशन थोड़े लंबे होते हैं, ड्रोन्स हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं जिनको हम सिमुलेशन के थ्रू अपने पायलट्स को ट्रेन करके ग्राउंड बेस से ही हम उनको उड़ा सकते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. लाइक अपकमिंग तपस एंड घातक. तो इंडिया मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में भी इन्वेस्ट कर रहा है. ऐसा नहीं कि सिर्फ हम फाइटर जेट्स बना रहे हैं और हम एयर कॉम्बैट के लिए, हम मॉडर्न एयर कॉम्बैट के लिए तैयार कर रहे हैं खुद को. इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड जिसमें रडार सिस्टम्स हैं, कवरेज अक्रॉस हिमालय से लेकर के इंडो पैसिफिक रीजन तक हम कवर कर रहे हैं. स्पेस बेस्ड इंटेलिजेंस फ्रॉम इसरो सैटेलाइट्स, एसैट मिशन शक्ति. भारत विश्व की चौथी कंट्री ऐसी है जिसने मिशन शक्ति में एसैट, एंटी सैटेलाइट, हम किसी सैटेलाइट को भी मार सकते हैं यहां से, इस तरीके की कैपेबिलिटी भी हमने डिस्प्ले की है. तो नॉट जस्ट स्काईज, हमारे पास स्पेस तक की पहुंचने की ताकत है. इंडियन एयरफोर्स एंड इसरो मिल जाए तो. सो तेजस से लेकर के AMCA तक यानी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट तक हम बनाने की काबिलियत रखते हैं इंडिजिनसली, और हम इसको बना भी रहे हैं. इंडिया इज नॉट स्टॉपिंग हियर. इंडियाज नेक्स्ट डिकेड विल डिफाइन इट्स एयर डोमिनेंस. तो इंडिया 3rd रैंक पे तो आ गया है, अब वो डोमिनेट करने वाला है एशिया में अपनी एयर पावर के साथ. LCA तेजस 180 यूनिट्स ऑन द ऑर्डर बन रहे हैं वो. और AMCA इंडियाज ओन 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर, फर्स्ट प्रोटोटाइप हमारा 2032 तक आ जाएगा. तो 5th जनरेशन फाइटर क्राफ्ट इंडिया ने मना कर दिया USA को लेने से. इंडिया ने कहा हम खुद बनाएंगे. और वहीं पर चाइना, आप एक और कंपैरिजन है, आप कहेंगे चाइना के पास तो स्टील्थ फाइटर जेट्स हैं, J-20 है, J-35 है, फिर भी इंडिया की रैंकिंग अच्छी कैसे है? रियलिटी चेक करते हैं. इनके जो स्टील्थ फाइटर क्राफ्ट्स हैं, वो फाइटर क्राफ्ट्स में जो इंजन यूज हुआ है वो पुराना रशियन AL-31 सीरीज का एक कॉपीड वर्जन है. तो वो बहुत पुरानी सीरीज कॉपी करके आए हैं और वही लगा करके वो आज बता रहे हैं कि हमने स्टील्थ फाइटर जेट्स बना ली जिनकी स्पीड बहुत तेज है. और स्टील्थ टेक्नोलॉजी में कोटिंग यूज की जाती है जिसको रडार्स के सेंसर्स पकड़ ना पाए. वो कोटिंग का मेंटेनेंस बहुत हैवी है. सो दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी वो जो उन्होंने मैन्युफैक्चर करके बता तो दी दुनिया को कि उन्होंने बनाई है, लेकिन पॉइंट ये है कि टेस्ट कहां किया, कब किया? कोई टेस्टिंग नहीं है उनके पास, और एक्चुअल वॉर में टेस्टिंग नहीं है. बेसिकली ट्रेनिंग उन्होंने कितनी की दैट डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज उनकी एक्चुअल वॉर टेस्टिंग कितनी है. तो इसकी वजह से चाइना अपनी एक लार्ज फ्लीट के साथ भी पीछे रह गया है. अगर 3000 एयरक्राफ्ट हो आपके पास लेकिन 1200 ही कैपेबल हो उड़ने के और 600 लोग कैपेबल हो उड़ाने के, तो एक्चुअल कैपेसिटी क्या है? दैट इज वेयर इंडियाज क्वालिटी बीट्स चाइनाज क्वांटिटी. Why it matters for India? ये इतना मैटर क्यों कर रहा है? आज हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्यों हम इसको जानना चाहते हैं? क्योंकि जब आप भारत का मैप देखेंगे तो 2 हॉस्टाइल नेबरहुड्स भी हम कह सकते हैं, एंड मोर ओवर दीज 2 नेबर्स आर न्यूक्लियर पावर्ड. पाकिस्तान भी एंड चाइना भी. आप देखेंगे कैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अक्साई चिन रीजन, देमचौक रीजन, गालवान चुशुल रीजन में जब भी स्कर्मिशेस होती हैं, बार बार चाइना घुसने की कोशिश करता है, तो यहां से अंबाला से हमारी एयरक्राफ्ट जाती है और जवाब दे करके आती है चाइना को. यहां पर बार बार हमने अटैक किया. आपने देखा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो उनके ट्रेनिंग सेंटर्स थे, ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया. यहां पर भी अरुणाचल प्रदेश में भी हमने देखा कि कई बार चाइना घुसने की कोशिश करता है. तो एयर पावर का डोमिनेंस मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत जरूरी है. कंट्रोलिंग स्काईज इज कंट्रोलिंग द वॉर. 2020 में गालवान स्टैंड ऑफ, इंडियन एयरफोर्स रैपिड डिप्लॉयमेंट रफाल्स एट अंबाला, सुखोई, अरुणाचल सेंट अ क्लियर मैसेज इंडिया कैन स्ट्राइक बैक, और चाइना वहीं से पीछे हटना शुरू हो जाता है. क्या है नेक्स्ट इंडिया के लिए? अब इंडिया किस तरफ जा रहा है? नेक्स्ट फ्रंटियर जो है वो है ड्रोन वॉरफेयर. और ये ड्रोन वॉरफेयर सिर्फ डॉग फाइट के लिए नहीं है. ड्रोन वॉरफेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग होगा. अब जो हम नए
वॉर्स लड़ रहे होंगे वो मिसाइल से नहीं होंगे बल्कि बिट्स एंड बाइट्स से होंगे। तो वो डेटा का डोमिनेंस इंडिया ले आएगा अपने ड्रोन्स के साथ। AI ड्रिवन इंटीग्रेशन विथ नेवी एंड आर्मी, ट्रू जॉइंट थिएटर कमांड्स। तो हम इसकी बात कर रहे हैं किस तरीके से हम अंडमान एंड निकोबार में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स, थिएटर कमांड सेंटर्स बना रहे हैं। उसी के साथ साथ हम नदन कमांड सेंटर, सदन कमांड सेंटर भी बनाएंगे। एक्सपैंडिंग डोमेस्टिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सो इंडिया नेवर डिपेंड्स ऑन इंपोर्ट्स अगेन। इंडिया को डिपेंडेंट नहीं होना, इंडिया इस पे काम करना शुरू कर चुका है बहुत अच्छे से। और हमारे पायलट्स वर्ल्ड्स बेस्ट पायलट्स हैं, वेल ट्रेन्ड पायलट्स हैं। तो इस चीज को हमें बहुत ध्यान में रखते हुए एक चीज और समझनी पड़ेगी कि अब फाइनली वर्ल्ड इज रियलाइजिंग कि ये एक रिपोर्ट नहीं है, एक रीबर्थ है इंडिया की सुपर पावर का, जहां पर इंडिया ने अपनी रेजिलियंस के साथ अपने डेवलपमेंट को, अपने डिफेंस को भी बिल्ड किया विद द सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता इन द फूड सिक्योरिटी। और इस डिफेंस के बजट पे बार बार सवाल उठाते गए लोग कि डिफेंस में हम इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं। इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि नेशनल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। So the world is finally realizing what India have always known. You don't need to be the biggest to be the best. India best होके प्रूव कर रहा है। You just need to be the bravest. हमारे सोल्जर्स ब्रेवेस्ट हैं। और इसी के साथ अब भारत जो है अपनी एयर वॉरफेयर में एक नई शुरुआत रच रहा है। मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में what is the next step for Indian Air Force, in which direction you would like to. जय हिंद, जय भारत। One good news, because Diwali is around the corner. हम लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच लॉन्च हो गया है और ऑफर है आप सबके लिए। बाय यूजिंग द कोड ART लाइव आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। प्राइस जो है 18,999 है। 3 भाषाओं में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। सेल जो है 22 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगी, तो इसका फ़ायदा उठाइए। जो नई रोशनी है दिवाली की, आप अपनी प्रिपरेशन, अपने सिलेक्शन में भी इसका इस्तेमाल कीजिए। और कोई भी डाउट हो कोर्स ज्वाइन करने के पहले आप मुझे रीच आउट कर सकते हो @7303212303 पे। ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।